नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग पाठक। डायलॉग मंच एजुकेशनल सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम इस सेशन में किसी शख्सियत को बुला करके उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं किसी एग्जामिनेशन इवेंट पे। और यहाँ पर जो हमारा मकसद है वो स्ट्रैटेजीज को जानना, वो उस कंडीशन में उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, वो प्रेशर कैसे डील किया, छोटे छोटे सजेशंस और मोटिवेशंस को हम यहाँ पर एक्चुअली हिंट में लेना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू। तो आज जो आप हमारे साथ जो शख्सियत जुड़े हैं वो गौरव जी हैं, जिन्होंने बीपीएससी 65th बीपीएससी में रैंक 1 हासिल किया है। और हम उनसे थोड़ी सी, आपने हालांकि उनका वो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी देख ली होगी, तो आज का पूरा सेशन हम रखेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव में। तो गौरव जी, आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये कि व्हाई ज्योग्राफी, आपको ये क्यों टेम्प्ट किया, इसमें क्या खासियत दिखी आपको? हाँ सर, ज्योग्राफी थोड़ा मेरा सोशल साइंस की तरफ इंक्लिनेशन था। क्लास 10th तक नंबर भी काफी अच्छे आते थे। और सर दूसरा सबसे बड़ा रीजन था सर कि जब मैं कॉलेज से निकला सर, तो उसी समय ईरा सिंगल में टॉप की थी यूपीएससी का। अच्छा तो जी। उनका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल था। उसके बाद जब मैं जॉब कर रहा था उस समय भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी टॉप 10 में ज्योग्राफी के एक दो लोग रहते थे। जैसे प्रथम कौशिक थे, श्वेता मैम थी एक। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं सर ज्योग्राफी स्कोरिंग है। बचपन में थोड़ा बहुत पढ़े हैं इसके बारे में। और थोड़ा सा प्योर सोशल साइंस नहीं है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा साइंटिफिक है। तो इसलिए सर मैंने लिया था इसको। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पॉपुलैरिटी आ गई थी तो आपने ये थोड़ा इंक्लाइंड हो गए। तो इसकी हाँ पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ी घातक भी साबित होती है, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप कॉपीड आंसर लगता है। जैसे इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हो गए तो उसके आंसर से कैंडिडेट इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो आपने कुछ ऐसा किया कि अपने आप को, अपने आंसर्स को यूनिक रखा जाए? सर एक्चुअली मैंने जो कोचिंग था, सिर्फ टेस्ट सीरीज की है कोचिंग के लिए। एक मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था समीम अनवर सर का, लेकिन वो मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं था। उन्होंने सिर्फ वीडियोस दे दिए थे और बोला था इसको देख लो। तो कोचिंग सिर्फ मैंने ज्योग्राफी के लिए उतनी ही की है। इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज की है सर। तो टेस्ट सीरीज में आप ज्यादा कोचिंग का नहीं सीख पाते हैं। आपका आप जो रहते हैं, आप ओरिजिनल जो आपका थॉट प्रोसेस है वही आंसर में दिखता है। तो मेरे साथ ओके सर ओके। ये एक चीज था। जी और दूसरा था कहीं ना कहीं कोचिंग का जो कॉपी पेस्ट वाला चीज था सर, वो कम हो गया। जी एक ज्योग्राफी के सर है सचिन सर, शायद एएलएस से पढ़ाते हैं। तो उनका मैंने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन किया था। जी। तो आंसर राइटिंग कैसे करते हैं वहां से सर ज्योग्राफी में बहुत हेल्प मिला। मतलब बहुत, मतलब एक्सट्रीमली हाई लेवल। क्योंकि वहां पे सर क्या होता था, सर क्वेश्चन देते थे और बताते थे कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, इसको कैसे लिखना है। और बच्चे क्वेश्चन, मतलब 30-40 बच्चे क्वेश्चन लिख के आंसर भेजते थे। तो वहां से मुझे समझ में आया कि कंपटीशन का लेवल क्या है और कैसे ज्योग्राफी का आंसर में ज्योग्राफी दिखनी चाहिए, मैप कैसे डालने हैं, या केस स्टडी मैप को कैसे इंटीग्रेट करना है, या कोई डेटा है तो उसको ग्राफ में कैसे इंटीग्रेट करना है। तो ये सब चीज सर शायद मैं पिछले बार नहीं कर पाया था यूपीएससी मेंस में। इस बार लेकिन मैंने किया था, तो शायद उसका रिजल्ट भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा मुझे। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपने अर्जुन का नहीं, एकलव्य का रोल प्ले किया यहाँ पर, खाली हिंट लेकर के आपने अपने आप को तैयार किया इसके लिए, और इसलिए एक्चुअली मौलिकता हो सर, गई। जी हाँ जितने भी टॉपर्स है जनरली सब लोग यही सजेस्ट करता है कि किसी कोचिंग पे मतलब डिपेंडेंट ना रहे। जी जी। अच्छा, गौरव जी, कुछ आपने कुछ फर्क देखा है क्या यूपीएससी और स्टेट से एग्जाम के लिए? कुछ किताबें अलग सर हो जाती बहुत, है कि सेम स्टैंडर्ड बुक से जनरल बुक से वही जो कॉमन बुक होती है? नहीं सब कुछ सेम रहता है सर, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। यूपीएससी में हर साल नए क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे कुछ, जो बहुत ही एनालिटिकल होंगे। जो क्वेश्चन इन जनरल है वो भी बहुत एनालिटिकल होते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर मुझे आज तक खुद नहीं मिला है। जैसे कि एक एटॉल का क्वेश्चन यूपीएससी में था कि एटॉल को एक्सप्लेन करना है, एटॉल का फॉर्मेशन, वो बहुत ही मुश्किल है। वो उसका आंसर एक, मतलब जो होता है प्रॉपर, मैं आज तक नहीं खोज पाया हूँ। ये वाला चीज स्टेट पीसीएस में नहीं होता है। जैसे कि मैंने सर यूपी पीसीएस भी इस बार क्वालिफाई किया था, बीपीएससी भी। तो दोनों में बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन होते हैं, मतलब डायरेक्ट कि ये चीज है, क्यों है, और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, या इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। यूपीएससी में ऐसे नहीं पूछा जाता। वहां ज्यादा जोर होता है व्हाई एंड हाउ, कि ये चीज क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। और यहाँ जी। पे ज्यादा फोकस होता है उसका इम्पैक्ट और क्यों। ओके ओके। तो आपने बड़ी ऑनेस्टली बहुत बड़ा हिंट दे दिया कि स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में आप लास्ट ईयर के पेपर को फोकस करिए,
तो बहुत हद तक कमांड मिल जाएगा, आप प्रिडिक्ट कर ले जाएंगे क्वेश्चंस। हाँ सर बिल्कुल। तो बुक्स में कोई थोड़ा सा एक दो लिस्ट ले लेंगे, क्योंकि बच्चों का जो एस्पिरेंट रहते हैं उनकी बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि टॉपर्स ने कौन सा बुक शॉर्टलिस्ट किया। सर जनरल जो सब लोग बताते हैं, सविंदर सिंह की मैंने जियोमॉर्फोलॉजी ली थी, और फिजिकल ज्योग्राफी भी सविंदर सिंह की थी। जियोमॉर्फोलॉजी जो सविंदर सिंह की है वो तभी पढ़ें जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ लें, पैंक्स का मॉडल वहां से पढ़ ले, ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, वहां से कुछ केस स्टडीज पढ़ ले पैंक इसी मॉडल से रिलेटेड, उससे ज्यादा नहीं करें, उसका फिर कोई मतलब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इल्ड नहीं मिलेगा। फिजिकल ज्योग्राफी जो सविंदर सिंह की है उसमें भी जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, उस बहुत ही डिटेल्ड बुक है, और शायद सबका जरूरत नहीं है, जैसे कि कुछ कुछ मॉडल जो है उसमें आउटडेटेड है, अब नहीं पूछे जाते हैं। जैसे माउंटेन बिल्डिंग का उसमें बहुत सारा मॉडल है, ई हेक का है, तो उसका बेसिक जानकारी रखिए, लेकिन उसमें डिटेल स्टडी मत करिए। जो रिसेंट है प्लेट टेक्टोनिक्स पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये है जो मानक है। अब माना गया है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण माउंटेन बिल्डिंग होता है, या कोबर का मॉडल है, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए, ना कि मतलब ऐसे जो कि बहुत ही ऑब्सोल्यूट हो गए हैं। और उसके बाद सर मैंने इस बार यूपीएससी के लिए पर्टिकुलरली रूपा पब्लिकेशन की एक बुक आती है सर, वो पढ़ा जी था। वो बुक बहुत ही अच्छी है सर, मतलब बहुत ही औसम बुक है। मैंने सविंदर सिंह भी पढ़ी है सर, वो भी पढ़ी है। मुझे अगर आप बाई लैंग्वेज कहेंगे कि ज्योग्राफी कैस की जो लैंग्वेज होनी चाहिए बुक की सर, तो उसमें बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा सर जो बायो जियोग्राफी वाला सेक्शन है आप रूपा से करिए। मैंने बायो जी जियोग्राफी के लिए वो पढ़ी थी सविंदर सिंह का, वही मतलब फिजिकल ज्योग्राफी के जो लास्ट 2 चैप्टर थे वो पढ़े थे। और डी डी रूपा की सर मैंने दोनों ली थी। इस बार ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए भी एक आती है, पतली, बहुत ही पतली बुक होती है, लेकिन ज्योग्राफी का जो लैंग्वेज है ना वहां से सर आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है। और फिर सर ये हो गया फिजिकल का पार्ट। और ह्यूमन में अगर आए तो सर पहले चांस में मैंने वो पढ़ा था सर, माजिद हुसैन सर का थॉट पढ़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं उससे समझने में बहुत दिक्कत होती थी, जी समझ में नहीं आता था वो कहना क्या चाहते हैं। तो इस बार सर एक थे ज्योग्राफी उन्होंने सजेस्ट किया था। आ गया आ गया। जी गौरव जी, तो सेकंड पेपर में आपने वो किताबें बताई, और सर। हाँ माजिद हुसैन सर तब तो अच्छी है जब आप कोचिंग के साथ कर रहे हो, ऐसे अगर खुद से पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट है उसको अंडरस्टैंड करना। लेकिन जो दीक्षित सर की बुक है बहुत ही अच्छी है, उसका लैंग्वेज बहुत ही इजी है, और चीजें आपको समझ में आती हैं कि क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन क्या है, क्यों है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, या पॉजिटिविज्म क्या है। और वो सेम चीज माजिद हुसैन बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में लिखी गई है, मतलब समझ में नहीं आती कि वो कहना क्या चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो तो एक तो सर ये वो हो गया। और सर रूपा की मैंने बताई दी ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जी लिए। और सर एक मॉडल एंड थ्योरीज करके आती है, उसके लिए मैंने माजिद हुसैन पढ़ी थी। मॉडल एंड थ्योरी सर अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन सर पेपर 2 में बहुत ज्यादा है, पेपर 1 में भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर इंडिया का पॉलिटिकल ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे हैं कुछ आईआर से, इंडियन ओशन का इंपॉर्टेंट, तो उसमें हार्टलैंड या रीमलैंड को कैसे इंटीग्रेट करते हैं आप, वो वहां से सीखना जरूरी है। जो सिस्टम एंड मॉडल्स है उसको कैसे आप बैंक मॉडल में डाल सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे या तो व्हाट इज सिस्टम पूछता है, तो सिस्टम एक जो डेविस का मॉडल है उसका एग्जांपल दीजिए कि किस तरह का सिस्टम है, तो इस तरह से पूरा इंटीग्रेट होता है, तो वो वाला सेक्शन सर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर पॉपुलेशन था, और सेटलमेंट ज्योग्राफी जो है सर, तो इसके लिए सर मैंने इनिशियल ईयर में पढ़ा था सर माजिद हुसैन, लेकिन इस बार मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि अब जो यूपीएससी क्वेश्चन आते हैं बहुत ही जेनरिक आते हैं, उसके लिए आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट से अपडेटेड रहने का ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा सर, सारे जितने भी टॉपिक है ना सर उनका एक डिफिनीशन जरूर आपको याद रहना चाहिए जो स्टैंडर्ड हो। जैसे सोशल वेलबींग क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, जी फूड बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, नेट जी फर्टिलिटी रेट क्या है, इस तरह का ये सारे का डिफिनीशन आपको जरूर याद रहना चाहिए। और इसके बाद सर ये हो गया इकोनॉमिक ज्योग्राफी है सर, तो उसके लिए भी सर मैंने पहले बार जो पढ़ा था थोड़ा बहुत वही पढ़ा था। इस साल भी सर मैंने वो ज्यादा, मुझे लगता है कि सर करंट ओरिएंटेड आता है, तो जी करंट जी पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा मतलब इल्ड उसका ज्यादा रहेगा। लेकिन जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे वन थुनन का मॉडल हुआ, वेबर का मॉडल हुआ, लॉस का मॉडल हुआ, तो वो आपको करना है और उसको इंटीग्रेट करना है। जैसे कि जी सर जो कॉटन इंडस्ट्रीज है,
इंडिया का जो पार्ट पेपर 2 है सर, या स्टील इंडस्ट्री है, जो जब वो आंसर आप लिख रहे हो कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो उसको वेबर के मॉडल से कनेक्ट करना, या लॉस के जो डिमांड ओरिएंटेड होंगी वो लॉस से कनेक्टेड होंगी, जो लेबर और रॉ मटेरियल ओरिएंटेड होंगी वेबर से होंगी। उसी तरह आइसोडोपेन का कॉन्सेप्ट कैसे इंटीग्रेट करना है, ये सब थोड़ा आपको, ये सब ऐसे नहीं आएगा सर, इसको बैठ के सोचना पड़ेगा। और सर एक चीज और करना चाहिए बच्चों को, मैं बुक के अलावा सर ये भी बता दे रहा हूँ कि एक ही साथ शायद हो जाएगा, कि क्या थोड़ा बैठ के सोचिए कि पेपर वन, सॉरी मतलब पेपर वन को पेपर 2 से कैसे कनेक्ट करें। और इसके लिए जरूरी है कि जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है पेपर 1 में पढ़ रहे हैं, तो वही इकोनॉमिक ज्योग्राफी साथ ही में पेपर 2 का भी पढ़ लीजिए आप। जी। तो इन सब के लिए बुक नहीं है, वही जो बुक है मॉडर्न थ्योरी वहीं से हो जाएगा। और उसके बाद तो सर अब कुछ बचा नहीं, पेपर 2 में चले। जी। तो ये तो पेपर, आपने जी सर, ये आपसे बात करके तो एक बहुत अच्छा क्लू निकल के आ रहा है कि आपने ज्योग्राफी को पढ़ा नहीं, आपने कॉन्सेप्ट्स के साथ प्ले किया, उसको इंटर रिलेट किया, उसको कॉम्बिनेशन परमुटेशन के हिसाब से जोड़ा, इंडिया में अप्लाई किया, बिहार में अप्लाई किया, तो एक तरह से आपने उसको कोरिलेट किया काफी कुछ। हाँ सर, अब क्वेश्चन डायरेक्ट आते ही नहीं सर, यूपीएससी में तो बिल्कुल नहीं आते हैं। और सर अगर पेपर, हाँ सर बताइए। जहां तक आपने किताबों के बारे में जो बताया, तो उसमें एक चीज ये समझ में आ रही है कि बुक्स को पढ़ना नहीं है, रेफर करना है। मतलब जो जो एस्पिरेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सविंदर सिंह लिए तो उसके जो इंडेक्स में लिया है लिखा है, तो वो सोचते हैं सारा ही सिलेबस है, उसको हमको सिलेबस देख करके रेफर करना है। बहुत सारा इररेलेवेंट होता है, उसको हम लोग को एक्सक्लूड करना है, और इसी में ट्रैप हो जाते हैं वो। हाँ जी बिल्कुल सर। और एक चीज जी और कर सकते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन में कोटेशन पिक कर सकते हैं। जी जैसे जी डेविस का है ट्रायो वाला अपना स्ट्रक्चर टाइम, वो हो गया। क्रिटिसिज्म है, जैसे आरजे स्मॉल क्रिटिसाइज करते हैं किसी का, आरजे स्मॉल मुझे लग रहा है शायद वो उसके क्रिटिक्स हैं। जो इरोजन प्लेन है, वो जी बोलते हैं कि नहीं सारा इरोजन प्लेन मतलब बहुत छोटे भी हो सकते हैं बहुत बड़े भी हो सकते हैं। तो वो सब सर अगर आंसर का कंक्लूजन लिख रहे हैं या उस तरह का लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है। तो ओके बहुत ज्यादा स्टेटमेंट नहीं, लेकिन इन जनरल 10-15 स्टेटमेंट आदमी को याद रखने चाहिए। ज्योग्राफर के नेम्स याद रखने चाहिए, ये बहुत जरूरी है, उनको रेफर करना कौन क्या बोला है, क्योंकि ये ऑप्शनल है सर। जी जी इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपका आंसर लगे कि हाँ आप एक एकेडमी से आ रहे हैं, ज्योग्राफी बैकग्राउंड है आपका। और इसके लिए सर ऐसे नहीं याद होगा, सारे ज्योग्राफर का नाम आप कहीं ना कहीं एक लिस्ट बना लीजिए, दीवार पे चिपका दीजिए, उसको हमेशा देखते रहिए। क्योंकि सर बहुत ज्योग्राफर्स है, एटलीस्ट मुझे तो लग रहा है कि मैंने हंड्रेड्स तो एटलीस्ट हैं। जी ज्योग्राफिकल थॉट्स में तो बहुत सारे हैं सर, वो तो पूरा मतलब उसी के बेसिस पे ही लिखना है आपको। अगर पॉल डिला ब्लास है तो ब्लास का ही तो आपको याद करना पड़ेगा। जी तो जी एक चीज ये भी है। और सर अगर पेपर 2 की बात करें सर, तो उसमें मैंने डी आर खुल्लर है सर, खुल्लर सर की बुक रेफर की थी। लेकिन वही आउटकम बहुत कम हो गया है। अब स्ट्रक्चर वाला चैप्टर जो है वो वहां से पढ़ जी लीजिए। और स्ट्रक्चर हो गया और फिजियोग्राफी, दो चीज। लेकिन जी फिजियोग्राफी में जो उसमें दिया है ना सर, तो उसमें ना वाई वाला पार्ट बहुत जगह मिसिंग है, कि कोई चीज क्यों हो रही है। वो आप पेपर 1 से इंटीग्रेट करिए। जैसे कि हिमालय है, तो हिमालय किस स्टेज में है, अगर डेविस के मॉडल से देखा जाए तो किस स्टेज में है। कोई अगर फिजियोग्राफी है, तो फिजियोग्राफी में कौन कौन सी चीज होती है, जैसे 5-6 चीज होती है फिजियोग्राफी में। सॉइल होता है, वेजिटेशन होता है, रिलीफ होता है। तो ये सब आपको पेपर 1 से ही ज्यादा समझ में आएगा। और ओके स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर का भी बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने बताया है चीजें, लेकिन उन्होंने फैक्ट बेस्ड चीजें बताई हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों हो रहा है। ओके तो क्यों वाला सर जो चीज पार्ट है, वो कहीं ना कहीं पेपर 1 से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उससे आप पकड़ रहे हैं, पकड़ना पड़ेगा आपको। जैसे कि कुदापार जो रॉक है, वो उसका वहां पे वैसा क्यों है, वो जी जी कैसे डिफरेंट है आर्कियन से। तो वो कहीं ना कहीं वो पेपर 1 से ही उसका रीजन मिलता है। फिर तो उसी ये तरह सर जैसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, तो हिमालय का फॉर्मेशन, वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन, तो बहुत ही ना सर उसमें बहुत ही लिमिटेड दिया हुआ है। वेस्टर्न घाट का तो मुझे लगता है सर 1-2 लाइन में उन्होंने खत्म कर दिया है। तो जी इसका थोड़ा सा गूगल भी सर्च करना पड़ेगा सर, क्योंकि जी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे थार मरुस्थल कैसे बना है, इसका भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये सब सर कहीं ना कहीं गूगल से आपको मिलेगा। ईस्टर्न घाट का फॉर्मेशन कैसे है, ईस्टर्न घाट भी बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के बना है, तो वो ओके सब गूगल से ही मिलेगा। और सर बाकी जो है सर एग्रीकल्चर है, ये सब तो मैक्सिमम करंट अफेयर आता है स्टेट पीसीएस के लिए। आप पहले से मॉडल आंसर बना के रखे प्रीवियस ईयर का। और मॉडल आंसर में कोशिश करें डायग्राम रहे, मैप्स रहे, केस स्टडीज रहे।
और जी आपको जी। एग्जाम के समय आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़े। मतलब सर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो जाके आप डायरेक्ट वहां पे लिख पाए। ओके ओके, तो आपने बहुत ही बड़ा क्लू दिया कि जनरल बुक है वो तो है ही, पेपर टू के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक बुक नहीं है। क्वेश्चंस आजकल ऐसे जगह से आ रहे हैं जिसका कि आंसर किसी किताब में नहीं है। अब वो ज्यादातर अप्लाइड होता है, उसको अप्लाई करना पड़ता है कॉन्सेप्ट को, और उसके लिए भी आपको थोड़ा सा इंटरनेट का हेल्प लेना पड़ेगा, जैसे थार का आपने बताया, क्योंकि आजकल बहुत ही अप्लाइड बेसिस में आ रहे हैं, करंट अफेयर्स बेसिस में आ रहे हैं, जिसके के बारे में डिस्क्रिप्शन किसी किताब में नहीं। ठीक है, हाँ तो सर, इस इनके वाले सर क्वेश्चन थोड़े से जनरल होते हैं, वो फिक्स होते हैं, तो वहां पे आप पहले से मॉडल आंसर आप बैठ के एक आध घंटा सोच के कि हम कैसे दूसरों लोग से एक दो नंबर ज्यादा ला सकते हैं, वो कर सकते हैं आप, और हो जाएगा सर वो। ओके ओके, अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं सर। ये पेपर था ऑप्शनल का, तो ये जी सर। क्वेश्चन वन है, तो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपने टैकल किया था? सर पहला किया था, उसके बाद थर्ड किया था, फोर्थ किया था। अच्छा अच्छा। और जी गौरव जी, तो ये सेक्शन वन में देखते हैं, तो ये जब आप क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब आप ये चाह रहे थे कि अपने आंसर को यूनिक रखा जाए, कि आपका नॉलेज इसमें ज्यादा है, आपने उसमें ज्यादा बैंक करने की कोशिश करी इसको? सर देखिए, एक चीज था मेरे माइंड में सेट की, जो क्वेश्चन टू है या थ्री है, उसमें दो दो जी पार्ट्स हैं, और जी हमको 3 पेज, अप्रोक्स 36 पेज होता है, उसमें हम लोग को 6 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो एज्यूम करिए कि 6 पेज एक क्वेश्चन के लिए। तो अगर जी जी एक क्वेश्चन में 2 पार्ट है तो हमको 3 पेज मिला। तो अगर जी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, उसमें पूछ रहा है कि अकाउंट ऑफ प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट एंड मेंशन मेरिट डिमेरिट, इसको 3 पेज में लिखना तो बहुत मुश्किल है। ओके एटलीस्ट में ओके। कम से कम तो 5-6 पेज होने चाहिए, नहीं तो जी आप फिर क्वेश्चन लगेगा कि कंप्लीट आपने इसका आंसर नहीं दिया है। जी तो जी सर मैंने 2 को इसलिए हटा दिया था। और जी 3 वाला सर था, 3 वाले में भी ये इश्यू था मेरे साथ। कहीं जी ना कहीं मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं था 3 का जो ए सेक्शन है, क्योंकि जी उसमें क्लासिफिकेशन पूछा था और ये भी लिख दिया था कि उनका ब्रीफ में कैरेक्टरिस्टिक, माने 6-7 टाइप है सर, अगर 2-3 लाइन भी आप लिखते हैं तो 3 पेज में उसका क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन पहले सर 2 है, एक जी मार्बर्ट जी का है, यूएसडीए का है, यहाँ जी तक कि यूके का भी एक अलग मॉडल है, तो उस 3 पेज में लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो माइंड ओके में ओके। सर मैं ये सेट किया था कि कहीं ना कहीं मैं 50 मार्कर अटेम्प्ट करूंगा जी ताकि मेरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो। तो जी इसलिए सर मैंने 1 और 4 तो मेरा फिक्स था, और 3 मैंने इसलिए चूज किया था सर क्योंकि जो सेकेंड वाला है पार्ट, इकोसिस्टम वाला सर, वहां पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनोवेटिव आंसर लिखा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा मैप डाले जा सकते हैं। ओके ओके। तो गौरव जी, जैसे पेपर स्टार्ट होता है तो आपका क्या सुझाव है, यहाँ पे क्या सजेशन है कि शुरुआत में कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, मतलब 5-10 मिनट्स क्वेश्चन को वो करने के लिए, पिक करने के लिए, शॉर्टलिस्ट करने के लिए? ये सर एग्जाम के पहले ही हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ना बीपीएससी का जी। जो पैटर्न है सर, वो क्वेश्चन ओके फिक्स ओके होते हैं। जैसे ओके पहला ओके। 50 मार्क का फिक्स रहता है, और जी फोर्थ वाला 50 मार्क का फिक्स रहता है, और यहाँ तक कि जो 2 और 3 है ना, वो भी फिक्स रहता है कि किस चैप्टर से आएंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं आप प्री डिटरमाइन होके जा सकते हैं। ओके ओके, ये अच्छा हिंट मिला। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप पहले से कुछ डिजाइन्ड आंसर लेकर के जाइए, उसमें हाँ रिग्रेस प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका क्रिएटिव डायग्राम बना लीजिए, फिर एग्जाम हॉल में आइए। तो हम लोग पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रेजेंट अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द व्यूज ऑफ डेविस एंड फ्रैंक रिगार्डिंग टू द कांसेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस है, ये भी एक तरह का चैलेंज है, मतलब हमें फ्रैंक के बारे में और डेविस के बारे में एनालिसिस करना है, तो इसको कैसे किया आपने? सर पहले तो मैं बता दूंगा कि ये आंसर लिखने के बाद मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं था सर, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं एक्चुअली 5-6 महीने बाद ये क्वेश्चन मैंने सोचा नहीं था कि इतना मतलब डायरेक्ट पूछ देगा ये, क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट हो गया ना सर, ये पहले भी बहुत बार आ चुका है। लेकिन सर मैंने इसमें क्या यहाँ पे ये तो ये बता, पहला ही आंसर था आपका? मैंने आपने अपने हाँ जो सर आंसर पहला ही था, पहला ही था नहीं ये लिखा सर। भी पहला ही था, आपने आपने जो आंसर शॉर्टलिस्ट किया उसमें पहला हाँ आंसर हाँ ही आपने यही लिखा? ओके हाँ, पहला ही यही था। ओके ओके। तो सर इसमें सबसे पहले तो उनका जो स्टेटमेंट था दोनों लोग का, जी। जैसे डेविस का है कि जो रिलीफ है इज रिजल्ट ऑफ 3 थिंग्स, पहला। जी टाइम, प्रोसेस और स्ट्रक्चर, और पेंग का था कि इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। जी और उन दोनों का सर मैंने एग्जाम के पहले ही मैंने बना के रखा था कि वो दोनों स्टेटमेंट को हम डायग्राम में कैसे डाल सकते हैं। तो मैंने बहुत ही ओके सिंपल सा डायग्राम बनाया था, एक सेमी सर्कल बनाया था इसके लिए, डेविस के लिए। सेमी सर्कल में मैंने दिखाया था एक कि जो स्ट्रक्चर है, जो सेमी सर्कल में स्ट्रक्चर है, उस पर जी एक एरो देके मैंने टाइम दिखा दिया था, और उस पे एक उसका जो पेरीफेरी था ना सर, उस पे मैंने डाल दिया जी था यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज।
एक छोटा सा सेमी सर्कल। और जब इसका बनाया था मैंने बैंक का, तो मैंने पूरा सर्कल बना दिया था। ऊपर वाला दिखा दिया था कि एक्सोजेनिक प्रोसेस एक्ट कर रहे हैं, नीचे से जी इंडोजेनेटिक प्रोसेस एक्ट कर रहे हैं। जी ऐसे मेरा शुरुआत हुआ था। और जी। सर ये वाला रिवर्स है, ऊपर की तरफ सेमी सर्कल। अच्छा अच्छा, सेमी सर्कल से बनाया आपने, हाँ ऊपर की और तरफ, यहाँ हाँ। एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक आपने ऐसे कर हाँ, लिया था। और इसमें सर अंदर लिख दिया था स्ट्रक्चर, कि मतलब उसका जी। स्ट्रक्चर है। ऊपर से टाइम टाइम पीरियड के लिए दिखा दिया था कि सर ओल्ड, सॉरी यंग, मैच्योर, ओल्ड हम्म। दिखा दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यंग ये तो सर, यंग मैच्योर एंड ओल्ड ऐसे करके आपने दिखा दिया। मतलब ये एकदम आपका अपना खुद का डायग्राम था, जो कि हाँ सर इसका ये कोई मैंने कॉपी। एग्जाम में पहले मतलब सोचा था, यूपीएससी के लिए एक्चुअली सोचा था कि आएगा तो ऐसे लिखेंगे। अच्छा और अच्छा सर फिर उसके बाद मैंने पैरामीटर्स पकड़ लिए, मैंने पैरामीटर्स के अच्छा अकॉर्डिंग लिखा। जैसे पहले तो ये डायग्राम बना दिया जो आपने बनाया है सर। उसके बाद मैंने अच्छा। एक टेबल बना दिया। एक जो टेबल वो आपको मिल जाएगा कि पहले स्टेज में क्या होता है, मतलब अपलिफ्टमेंट कैसे होता है, जो अच्छा रिलीफ होता है वो बढ़ता है, मतलब तीन, जी जी जैसे कॉलम, इसमें तीन वो थे, कॉलम थे, ठीक है सर। जी एक में जी स्टेज डाल दीजिए आप, यूथ, मैच्योर और ओल्ड। जी। और जो मैच्योर वाला है उसमें तीन कॉलम बन जाते हैं पेंग्स में, तो पेंग्स में टोटल 5 अच्छा। कॉलम बनाने होते हैं। ओके और फिर ओके। जो रोज होते हैं, रोज में आप डाल सकते हैं कि जो अपलिफ्टमेंट होता है वो कैसे होता है, स्लोप जी जो जी। होता है वो कैसा होता है, अच्छा और अच्छा। सर जो रिलीफ होता है वो किस में बढ़ता है, किस में घटता है, किस में यूनिफॉर्म रहता है। तो जी जैसे ये डायग्राम मैंने डाला था, उसके जस्ट नीचे वो 2 कॉलम डाल दिए थे। तो कहीं ना कहीं सर वो पूरा मतलब जो उनका एसेंस था ना दोनों का, डेविस पैंग जी का, जी सर जी वहां से वो आंसर समझ में आ गया होगा। जी जी। और उसके बाद मैंने सर फिर उसको थ्योरी में लिखना शुरू किया, तीसरे पेज से, कि जी इनका अपलिफ्टमेंट के बारे में क्या राय है, रैपिड होता है क्या होता है, दोनों का एक साथ, अगर जी डेविस एक जी है पैंग एक है। जी और फिर की स्लोप का क्या, स्लोप के बारे में क्या व्यू है, जी। जो रिलीफ है उसके बारे में क्या व्यू है, जो इंड प्रोडक्ट बनता है। सर ये पॉइंट शायद मैं नहीं लिख पाया था, इसी का मुझे बहुत अफसोस था कि इंड प्रोडक्ट दोनों का डिफरेंट होता है। ये मैंने उस समय मुझे टाइम नहीं मिला या जल्दीबाजी में नहीं लिख पाया था। जी लेकिन मैंने जी स्लोप का भी डायग्राम बनाया था। और जी। सर अभी और नहीं याद आ रहा है सर पॉइंट्स। नहीं नहीं ठीक है। मतलब आपने कुल मिला के सर ऐसा किया कि डायग्राम बनाया, फिर टेबल बनाया, फिर आपने कंपैरेटिव स्टडी फिर स्टार्ट की पॉइंट बाय पॉइंट बेसिस पर। हाँ, और सर मैंने एक इस पे केस स्टडीज भी डाली थी। जो केस अच्छा स्टडी सविंदर सिंह ने है भांडर प्लेट्यू का। तो उसमें क्या है अच्छा सर कि सविंदर सिंह ने मतलब ये दिखाया है कि जो मॉडल इनका है, डेविस का जी या पैंग का, अपने जगह पे दोनों सही हो सकते हैं। जैसे कि जी उन्होंने भांडर प्लेट्यू में ये लिखा, जो शारदा पोल है, जी। शारदा पोल मतलब जो जहाँ हम लोग जो सर पिलग्रिमेज साइट है, वहां पे सैंडस्टोन का कैपिंग नहीं है। तो वहां ओके पे ओके। कहीं ना कहीं डेविएशन मॉडल अप्लाई होता है, क्योंकि स्लोप कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है ऊपर से। अच्छा लेकिन अच्छा। जहां पे सैंडस्टोन की कैपिंग है ऊपर, सेल के जी जी ऊपर, तो वो बैक वेस्टिंग होता है और जी पैरेलल रिट्रीट होता है, तो वो पैंग का मॉडल वहां से अप्लाई होता है। जी तो ये मेरा लास्ट का स्टेटमेंट था कि दोनों का अपने क्रिटिसिज्म है, लेकिन जी। दोनों ही रियल वर्ल्ड में आज भी अप्लाई होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कि हम कहाँ उसका स्टडी कर रहे हैं और कैसा स्ट्रक्चर है। ओके ओके। ये मेरा ये तो कंक्लूजन था जी, स्टडीज ये के साथ। बिल्कुल, जी जी, ये मतलब बिल्कुल आपका ही आंसर आया, क्योंकि आपने इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू डाला, अपना केस स्टडीज डाला, डायग्राम जो कि आप बता रहे हैं कि बिल्कुल आपका सिंप्लीफाइड डायग्राम था और आपका अपना डायग्राम था, और आपने एक फेज टेबल भी उसमें डाला, तो इसीलिए, और उसके बावजूद आप सेटिस्फाइड नहीं थे इससे, नहीं तो सर, वो इस, वाला एक्चुअली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना सर, कि इंड प्रोडक्ट क्या है दोनों का, वो दोनों अच्छा डिफरेंट अच्छा। बताते हैं। एंड मैंने मतलब, एंड रम और पैरारम हाँ जो बनता है, हाँ जो हाँ, एंड तो ये वो सर मोनोडनॉक और मोटर एंड्रम जो हाँ, बनता है, हाँ, हाँ, वो जो बनता है सर, ठीक ठीक। तो वो मुझे लग रहा है 1-2 नंबर शायद घटे भी होंगे उसके लिए। अच्छा अच्छा, मतलब वो आप, मतलब 100% उसमें आप वो कन्विंस्ड नहीं थे अपने आंसर से। हाँ सर, वो होना चाहिए, हाँ सर। ठीक है, मतलब शुरुआत में आपने थोड़ा सा अपने आप को मैनेज किया होगा कि पॉजिटिव थॉट से स्टार्ट नहीं हुआ। सेकंड हाँ क्वेश्चन ये देखो, ये ओपन पे पूछा गया था। अब ये था कि इसमें क्लासिफिकेशन बताना है और मेरिट एंड डीमेरिट दोनों बताना है। तो ये तो बड़ा, मतलब एक तरह का टेबल पूरा मैनेज करके जाना है, तो इसको आपने काफी प्रैक्टिस किया होगा, तभी आपने रिकॉल किया होगा एक नहीं बार सर, में। ये मैं स्किप कर दिया था। ये मुझे मालूम था सर कि ये 3 पेज में आंसर नहीं हो पाएगा। सर आप खुद देखिए, आप जो बनाए हैं उसी को 2 पेज हाँ में जी, चला जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो वो भी पूरा डिटेल नहीं हो पाएगा शायद। अच्छा,
तो कोपेन का ये क्वेश्चन आपने नहीं किया था, ये वाला? नहीं सर। ओके ओके। इंडियन ओशन भी नहीं किया होगा क्योंकि उसी का पार्ट है, ये भी पार्ट। हाँ हाँ। अच्छा, ये वर्ल्ड क्वेश्चन सॉइल। तैयार था, मैं अच्छे से तैयार किया था, लेकिन उसी कारण पहला वाले ही कारण इसको भी छोड़ना पड़ा। अच्छा अच्छा, आपने ये वाला क्वेश्चन भी नहीं किया? नहीं, ये किया था सर, सॉइल वाला किया है। तो इसमें डायग्राम कैसा बनाया आपने? वर्ल्ड मैप बनाया कि एक सीमेटिक डायग्राम बनता है ये बॉक्सेस वाला, जिसमें कि ये इस तरफ? जी। नहीं सर, इसका मैंने वर्ल्ड मैप जान के नहीं बनाया था, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इसमें वर्ल्ड मैप में। अच्छा। क्योंकि बहुत ही पहले तो ये ही याद करना मुश्किल है कि कहाँ पे कौन सा सॉइल है। तो मैंने ये आप जो बनाया है ना सर, आप हॉट और कोल्ड में बनाया है, मैंने इसको लैटिट्यूडनल बनाया था कि ओके। इक्वेटर इक्वेटर के पास जैसे लैटेराइट सॉइल मिलती है, अगर उसके ऊपर आप 10 डिग्री लैटिट्यूड से 30 डिग्री के आसपास जाए तो बीच में जो है एरिड सवाना पाया जाता है। बगल में शायद मुझे लगता है रेड सॉइल, जी जी रेड सॉइल पाया जाता है। फिर 30 डिग्री से 45 बाई जाइए तो बीच में सर एरिड आ जाता है। जी जी और इधर पोर्ट जोलिक, इधर पोर्ट जोल होता है। एक ये बनाया था, और ये तो जी था सर कि ट्रेडिशनल मॉडल क्या है। जी 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 जी। और एक ये क्लासिफिकेशन था। दूसरा मैंने दिया था सर ये वाला यूएसडीए का जो है सर, यूएसडीए का ये जी जी। अ, उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट नेमिंग है उसका सर। हाँ हाँ। मोली सोयल है, एरिडो ओके ओके। सोयल है। तो हाँ वो हाँ। दो क्लासिफिकेशन दिए थे मैंने। अच्छा। और डायग्राम सिर्फ मतलब आपने इसमें मैप को जोड़ा था क्या, मैप वेप को इससे? नहीं सर, नहीं सर, ज्यादा मैप? टाइम का थोड़ा अभाव हो जाता है एग्जाम में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये क्वेश्चन किया था क्या, मैं डिस्कस द मैन इम्पैक्ट ऑफ मैन ऑन इकोसिस्टम? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। ये मैंने इसमें एक्चुअली सर मैंने 3 या 4 मैप बनाए थे। मैप ही से सारा क्वेश्चन मैंने डेवलप किया था ये। इसमें क्या किया था सर मैंने कि जो इकोसिस्टम पूछा है, तो इकोसिस्टम को मैंने सर 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था कि मैन का जो हेलो हेलो ठीक है, फिर से जी हाँ सर। सर, मैं ये कह रहा था कि ये वाले क्वेश्चन को मैंने 2-3 डायग्राम से ही मतलब बनाया था, लिखा बहुत कम था जी। इसमें। और अच्छा इसमें अच्छा। क्या था सर, जो इम्पैक्ट था इकोसिस्टम पे, तो इकोसिस्टम को मैंने 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। जी जैसे जी। कि हाइड्रोस्फीयर पे क्या इम्पैक्ट है, लिथोस्फीयर पे क्या इम्पैक्ट है, और एटमॉस्फेयर पे क्या इम्पैक्ट है। ओके। और तीनों का मैप बना दिया था सर कि अच्छा अच्छा। मैप में जैसे कि मैप एक वर्ल्ड मैप बना दिया। वर्ल्ड मैप में हाइड्रोस्फीयर दिखाना है तो ये दिखा दिया जी है कहाँ का कौन सी रिवर पॉल्यूटेड है। जैसे एक आमूर जी रिवर है चाइना में, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। फिर जी उसी तरह ऑयल ऑयल स्पिल अभी उस समय रशिया में हुआ था तो वो दिखा दिया। जी जी गल्फ ऑफ मैक्सिको में डेड जोन दिखा दिया। जी। और फिर से और ये क्या सर? वर्ल्ड बायोम पे भी आपने इसका इम्पैक्ट दिखाया है क्या? जो ये वर्ल्ड बायोम का एक मैप बनता है जिसमें इक्वेटोरियल और डेजर्ट बायोम, मतलब नहीं सर, जो मैंने इम्पैक्ट। वर्ल्ड मैप नहीं सर, मैंने ऐसे नहीं शो किया था, मैप बना के ही किया था। अच्छा अच्छा। ओके ओके। तो ये एक एक था सर जो कि हाइड्रोस्फीयर का था कि वाटर से रिलेटेड क्या इश्यूज है। डैम बनाया, डैम का मैप में मैंने शो करके दिखाया था। जैसे कि फरक्का बैरेज बनने के बाद जो मछली हिल्सा जो फिश है वो बहुत कम हो गई है अपर स्ट्रेचेज ऑफ गंगा, वो शो किया था। और फिर एक गल्फ ऑफ मैक्सिको बताई दिया सर, डेड जोन। जी और एक ये भी था वाटर हाइसिंथ का जो सर इम्पैक्ट है कि एलियन स्पीसीज का। ये सब मैप, जी मतलब ये जो हाइड्रोस्फीयर का था एक मैप में था। फिर उसी तरह सर एटमॉस्फेयर के लिए था, जिसमें कि जी ओजोन डिप्लीशन हो गया, या जो ह्यूमन का जो एटमॉस्फेयर पे इम्पैक्ट है, सल्फर का डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा स्मोक जो बनता है सर लंदन में या जी जी न्यूयॉर्क में, वो शो किया था। फिर उसके अलावा सर जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, जैसे कि सर अभी आर्टिफिशियल रेन कराया जा रहा है तो उसको शो किया जी था, इसका भी इम्पैक्ट है। और फिर उसी तरह सर सेम लिथोस्फीयर में दिखाया था। लिथोस्फीयर में सर की लैंड इरोजन, जी। डीवेजिटेशन, ये सब मैंने शो किया था। तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा 3 है कि मैप, आप 3 वर्ल्ड मैप। मैप के साथ तो आपने अपने आंसर को बहुत प्रेजेंटेबल बनाया, पर जो आपको मार्क्स जहाँ में मिल रहा है वो आपने केस स्टडीज और एग्जांपल्स को बहुत सारा निगोशिएट किया अपने आंसर में। ऐसा हाँ कुछ सर, वो था? मैप में ही होने चाहिए, अलग से आप लिखेंगे तो अच्छा। सर शायद उतने पेज नहीं मिल पाएंगे आपको। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जामिन
the causes and consequences of rise of determinism and possibilism. ये वाला अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने अटेम्प्ट किया था, लेकिन मैं इससे भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि सर कॉन्सिक्वेंसेस तो मुझे समझ में आ रहे थे, ये कॉजेज जो थे ये थोड़ा यूनिक हो गए थे मेरे लिए। पॉसिबिलिज्म का एटलीस्ट कॉजेज हम बता सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनिज्म का कॉजेज और 6 पेज में इस आंसर को लिखना बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। जी। तो एक दो आंसर तो आदमी मतलब लिख सकता था कि डिटर्मिनिज्म इनिशियली स्टार्ट हुआ क्योंकि आदमी जो था नेचर के साथ रहता था, तो नेचर का कंट्रोल बहुत ज्यादा था, तो कहीं ना कहीं उससे ज्योग्राफर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन कम था, तो ये सब थोड़ा बहुत लिखा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जाते जाते लगा कि इसमें थोड़ा सा मैं जो कंटेंट में डिफिसिट हो रहा हूँ। और सर इसमें एक चीज मैंने और किया था, इसमें भी मैंने डायग्राम बनाए थे सर, जैसे डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म के साथ, जैसे मैंने दो और वो डायग्राम जो होता है ना सर कि टाइम स्केल, कि पहले डिटर्मिनिज्म आया, फिर पॉसिबिलिज्म आया, फिर उसके बाद अपना ग्रिफिथ टेलर का जो मॉडल था नियो डिटर्मिनिज्म आया, फिर उसके बाद अभी जो इन्वायरमेंटलिज्म था ये आया, जी। और एक पॉसिबिलिज्म का भी सर एक थोड़ा सा 1970 में इसका भी इमर्जेंस हुआ था, तो ये एक शो किया था। ये सब शो इसीलिए करना पड़ा क्योंकि कंटेंट कहीं ना कहीं डेफिसिट था। फिर सर उसके बाद थोड़े बहुत जोग्राफर्स जो थे, जो प्रोमिनेंट थे, उनके भी वही सेम चीज, एक लाइन ड्रॉ करना, जी जी, टाइमलाइन ईयर डाल देना 18th सेंचुरी, हाँ उनको शो कर देना, उसके बाद कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेस लिख देना। ओके ओके। जैसे आपसे बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आप कन्विंस्ड नहीं थे। जी गौरव जी, तो पॉसिबिलिज्म की और डिटर्मिनिज्म की बात कर रहे थे हम लोग। हाँ सर। तो ये फोर्थ हो गया जी, इसमें भी आपने टाइमलाइन से इसको एड्रेस किया आपने इस क्वेश्चन को, और वो जो कोटेशन है सबका, और उसके बेसिस पे आपने केस स्टडीज के बेसिस पे आंसर को, इस तरह क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन में समझ पाना भी और कंटेंट भी इसका बहुत कम रहता है। हाँ, तो इसको भी टैकल करना वो बहुत इजी नहीं रहता। तो हम सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं, और मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगा यहाँ पर कि एक तो आप, मुझे जो ऐसा लग रहा है आपसे ये डिस्कशन करने के बाद, कि आपका बहुत सारा अपना खुद का क्रिएट किया हुआ आंसर था। अगर रेडीमेड भी आंसर था तो आपके अपने खुद के उसमें लॉजिक, अपने डायग्राम, यूनिक डायग्राम थे, और जो आपने केस स्टडीज था और जो कोटेशन था उसको करके आपने अपने आंसर को बिल्कुल यूनिक कर दिया। क्योंकि बाकी जो, जैसे ज्योग्राफी के साथ एक प्रॉब्लम भी है एडवांटेज के साथ, इसके बहुत सारे रेडीमेड आंसर मिल जाते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट के, इससे आपको कुछ एडवांटेज मिल गया जब आपने अपना कुछ सेल्फ का आंसर क्रिएट किया। और क्या आपका पॉइंट लगता है, स्कोर क्यों, क्या और कितना स्कोर हुआ था आपका ऑप्शनल में? मेरा 183 था इसमें बीपीएससी में, और यूपीपीसीएस में सर बहुत ज्यादा था, 267 था। ओके। तो ये आपकी मौलिकता जो थी, आपका जो यूनिकनेस था आंसर में, उसके चलते शायद आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से मार्क्स मिला होगा। सेकंड सेक्शन में देखते हैं, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपने टैकल किया? सर इसमें 7, 8 और 10, लेकिन मैं सर अच्छे से नहीं लिख पाया था टाइम के अभाव में, मैंने 7, 8 अच्छे से लिखे थे। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन था और मॉनसून का था, पर ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वेरिएबल और अनरिलायबल नेचर के फैक्टर से मॉनसून को डिफाइन करना है। तो ये भी एक तरह से चैलेंजिंग है कि क्वेश्चन समझ पाए पहले तो। इसका क्या आपका स्ट्रेटेजी था इस क्वेश्चन को लेके, क्या डायग्राम बनाया आपने इसमें? सर इसमें तो मैंने एटलीस्ट 5-6 डायग्राम बनाए थे, और जहां तक मुझे याद है, जैसे कि सर जो मेनली जो क्वेश्चन सर फोकस है वेरिएबल अनरिलायबल नेचर है, तो इसके लिए मैंने इंट्रो जब आप लिखते हैं सर उसी समय लिखना होता है कि कई सारे फैक्टर हैं जी, तो कई सारे फैक्टर के कारण क्या होता है कि एक भी फैक्टर अगर वेरीज किया कभी किसी टाइम में तो वो इम्पैक्ट करता है। तो वो फैक्टर मैंने शायद शो किए थे, जैसे कि एक तो नॉर्मल डायग्राम हो, और सर इस मतलब पेपर में जो डायग्राम बने, पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है सर, और सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया को बना के आप काम चला सकते हैं। इसमें सर मैंने क्या क्या शो किया था, अल नीनो डायग्राम से शो किया था, जो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट है सर, जो आईटीसी जेड है, आईटीसी जेड, उसका शिफ्टिंग मैंने दिखाया था। अल नीनो ला नीना हो गया, और इसके अलावा सर जो अपना वो है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम,
जी जी और साइक्लोन का इम्पैक्ट उसी समय 2019 में वायु साइक्लोन आया था जिसके कारण मानसून डिले हो गया था। जी जी तो उसको भी डायग्राम से शो कर देना। एक फैक्टर और जी होता था सर कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस, वो जितने जी लेट आते हैं मानसून को भी वो कभी कभी डिले कर देते हैं क्योंकि वो लो प्रेशर सेंटर बनने नहीं देते हैं। जी जी तो उसका भी मैप उसी तरह सर पोलर वर्टेक्स का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है क्योंकि पोलर वर्टेक्स अगर वीकर है तो कहीं नहीं कहीं वो जी कोल्ड जो एयर है उसको थ्रो करता है टुवर्ड साउथ, तो वो भी लो प्रेशर सेंटर नहीं बनने देता है, तो डिले हो जाता है मानसून वो। जी और सर एक ये भी है सर, मैडन जूलियन जो ऑसिलेशन होता है वो भी मैंने शो किया था कि अगर उसका जी जो असेंडिंग लिम्स है अगर वो इंडियन ओशन में रहता है तो कहीं ना कहीं वो मानसून को शायद स्ट्रेंथन करता है, नहीं सॉरी, अगर उसका डिसेंडिंग है तो कहीं ना कहीं जो मैस्करीन हाई है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और पुश करता है वाटर को, अरे एयर को। तो जी सर जी ये सारे मैंने डायग्राम से ही शो किए थे, मतलब मैप से ही। ओके ओके सोमाली जेट टाइम जो जेट स्ट्रीम है, 3 जेट स्ट्रीम एक साथ थी, स्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली और सोमाली, ये तीनों का इन्फ्लुएंस एक मैप में था। और एक्चुअली मुझे सर सारा एग्जैक्ट नहीं याद है लेकिन कुछ कुछ है, मतलब जो कॉमन होंगे आप उनको एक मैप में डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा सोमालिया जेट स्ट्रीम जो यहाँ पर है, फ्री फ्री एंड जेट स्ट्रीम जो होता है, और जो आपने मतलब जो आप ये एल नीनो का इम्पैक्ट बताया होगा, वॉकर सेल के हाँ बारे में बताया होगा एक। हाँ हाँ, वॉकर वॉकर सेल सेल तो का मुझे नहीं लगा, मैंने अल्नीनो ही लिखा था। और सर वो जहाँ मैप बना है ना वहीं पे सर उसका पॉजिटिव निगेटिव लिखे हैं कि अगर लानीना कंडीशन है तो सिर्फ कुछ नहीं लिखना है, प्लस लिख देना है, मतलब मानसून अच्छा होगा। अल नीनो है तो सिर्फ वहीं पे लिख देना छोटा सा ये निगेटिव होगा इसका इम्पैक्ट, मतलब जी जी मतलब उसका हो सकता है रेनफॉल कम हो। तो लास्ट में मैंने जी लिखा जब इतने सारे फैक्टर, सर वही कंक्लूजन में ये इतने सारे फैक्टर हैं, अगर एक का वैरी करने से भी मानसून में वेरिएशन आता है, इसलिए ये अनप्रेडिक्टेबल है और प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। और लास्ट में मैंने शायद ये भी डाला था, याद नहीं है लेकिन डालना चाहिए सर, मुझे याद नहीं जी कि जी मैंने लिखा था कि नहीं, कि अभी काफी जो इसका प्रेडिक्शन है काफी इंप्रूव हो गया है। अभी कुछ सर हमने जी इंसेम्बल प्रेडिक्शन सिस्टम लाया है, तो कहीं ना कहीं उससे अच्छा मतलब इंप्रूव कर रहे हैं हम लोग प्रेडिक्शन में। ओके ओके। तो इसको तो एनसीईआरटी से तो ये क्वेश्चन मैनेज नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो केवल मैकेनिज्म है, और जो भी अनरिलायबल फैक्टर्स है उसको बहुत ही छोटे में हिंट किया हुआ है। तो इसके लिए भी आपने शायद इंटरनेट और बाकी टेक्स्ट का हेल्प लिया होगा इस क्वेश्चन को भी मैनेज करने के हाँ लिए। सर, यूपीएससी के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार करते हैं मानसून, क्योंकि हर साल 1-2 साल पे आ ही जाता है। तो इसके जी लिए जी सर कहीं ना कहीं आप जो करंट अफेयर पढ़ते हैं, जैसे मेडन ऑसिलेशन जो पढ़ मेडन जूलियन ऑसिलेशन है, तो आप करंट अफेयर में जी पढ़ते हैं, पोलर वर्टेक्स ये सब न्यूज में जो रहता है आप न्यूज पढ़ रहे हैं, जी तो कहीं ना कहीं वहीं से आप पिक कर लीजिए। जी और जी सोच के मतलब ये क्वेश्चन मानसून ऐसा है कि हर साल ही आता है, एक साल नहीं आया तो अगले साल आएगा। तो बैठ के सोच के कि अगर आया तो कैसे करेंगे। और सर इस पे ना कुछ कुछ टॉपर्स के मैंने आंसर्स भी देखे थे, जैसे कि डायग्राम कैसे बनाना है मैंने टॉपर्स के आंसर देख के ही सीखे हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कि सर वो जो सचिन सर मैं बता रहा हूँ ना, उनके चैनल पे काफी प्रीवियस टॉपर्स के आंसर्स थे, तो वहां से मैंने देखे थे। तो उसको जी जी वहां पे देखने के बाद मैंने सोचा कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। ओके अच्छा। इस क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ह्यूमन ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, तो हाँ इसके लिए सर, भी यहाँ पे मैप वैप का भी बहुत बड़ा रोल होगा। इंडिया का मैप आपने बहुत बनाया होगा, तो इस क्वेश्चन पे क्या है? नहीं सर, इसमें मैंने इंडिया का मैप नहीं बनाया था सर, मैंने स्टेट वाइज या कोई फीचर है उसके वाइज बनाया था। ओके ओके और इसमें मुझे जहाँ तक याद है सर 6-7 मैप मैंने बनाया था। जैसे कि एक्सप्लेन मतलब सर कि रीजन बताना है, कोई चीज है तो क्यों है। तो मैंने जैसे दिखाया कि जो वैलीज होती हैं, जैसे टोपोग्राफी का क्या रोल है, जी तो टोपोग्राफी का रोल दिखाने के लिए मैंने जम्मू कश्मीर का मैप बनाया। तिब्बत जी दिखा दिया कि वहाँ स्पार्स पॉपुलेशन है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही रग टोपोग्राफी है, लेकिन कश्मीर वैली जो वैली है जहाँ पे थोड़ा सा प्लेन है वहाँ डेंसिटी ज्यादा है पॉपुलेशन। जी जी ठीक उसी तरह जैसे कि कोई वाटर बॉडीज है, जैसे कि आप जी गंगा का प्लेन है तो गंगा के किनारे कहीं ना कहीं जो जहाँ फ्लड नहीं आता है, जिसको आप भब्बर रीजन शायद बोलते हैं, वहां पे ज्यादा है, दिखा दिया डेंसिटी एक डायग्राम बना के। जी जो खादर वाला है वहाँ फ्लड आता है तो वहां पे दिखा दिया कि यहाँ थोड़ा सा कम है। ठीक उसी तरह जी आप लेक का दिखा दिए, जो चिल्का लेक है या पुलिकट लेक है, तो वहां पे डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी है। तो एक कुछ नहीं करना, मैप छोटा छोटा बनाइए, मतलब एक छोटा सा अच्छा बॉक्स बना के भी दिखा सकते हैं। जी फिर उसी तरह अगर डेजर्ट है, राजस्थान का मैप बना के वहां दिखा दीजिए कि कोई वाटर बॉडी है तो वहां डेंसिटी ज्यादा ज्यादा होगा। तो ये जी सर जी फिजिकल वाला पार्ट हो गया। फिर उसी जी तरह ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाएंगे तो सर कहीं ना कहीं
इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो, जैसे कि अगर कहीं इंडस्ट्रियल रीजन है तो वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं जो रेलवे ट्रैक के साथ अगर आप देखिएगा तो एक लीनियर डेवलपमेंट होता है सेटलमेंट का, तो इसलिए वहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं अगर दो रोड कहीं मिलते हैं तब भी वहां पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है जी तो इस तरह सर लेकिन ये सब कुछ आप कोशिश करिए कि मैप से दिखाइए या डायग्राम से दिखाइए। जी जी जी। तो इस ये और इंडस्ट्री सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप जी यहाँ भी लगा सकते हैं। आप जनरली ऑब्जर्व करेंगे कि जहाँ दो रोड कटता है वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगा। जी जी, क्योंकि वहां पर एक तरह का दो तरफ से जंक्शन पॉपुलेशन रोड का डिपेक्ट कर जंक्शन। रही है ना। जी जी हाँ जी जी। तो ये तो अच्छा आपने, और हर पॉइंट पर आपने एक अपना सेल्फ क्रिएटेड डायग्राम इसमें डाल दिया आपने। ओके। हाँ सर, एग्जाम में ये कर सकते हैं सर। जी जी, एग्जाम में आप कुछ बता रहे थे। नहीं नहीं, आप एग्जाम में भी सर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश जी, करिए डायग्राम ज्यादा से ज्यादा हो। डिस्कस द रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन जैसे ही दिमाग में आता है तो लोगों को नेगेटिव एस्पेक्ट दिखता है। तो आपने क्या बैलेंस आंसर लिखा कि आपने किसको ज्यादा प्रायोरिटी दी, पॉजिटिव को कि नेगेटिव को, और कैसे किया सर आपने। इसमें मुझे अच्छे से याद नहीं है लेकिन अच्छा मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इसमें कोशिश करना चाहिए दोनों पार्ट का इंक्लूजन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अच्छा। फोकस इसमें भी डायग्राम डायग्राम होना चाहिए। ओके ओके हाँ, ओके। इस ज्योग्राफी तरह में के सर। जी जी, इस तरह के क्वेश्चंस का सोर्स क्या हो सकता है गौरव जी, कहाँ से ये इसको और हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल, आप बैठ के अगर थोड़ा सा सोचिएगा ना सर तो बिल्कुल हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ सर, एक तो खुल्लर में सर डायग्राम है जो कि दिखाया है कि राइस का जो ग्रोइंग मतलब जो हेक्टेयर है कैसे बढ़ा। जी तो उन्होंने एक बनाया है पंजाब में पहले गेहूं होता था और उसको दिखाया कैसे स्प्रेड हुआ। तो अच्छा अच्छा। एक तो जो रिजल्ट क्रॉपिंग पैटर्न पे क्या रिजल्ट वो पड़ा, वो आप मैप से डायरेक्ट दिखा सकते हैं कि गेहूं का कल्टीवेशन कहाँ बढ़ गया और कैसे राइस का स्प्रेड वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न बिहार से होके पंजाब जी पहुंचा या साउथर्न में पहुंचा। एक तो डायग्राम वहां से डायरेक्ट उठ गया सर, वो तो मतलब आपको खुलर में मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसी के बगल में मैंने एक और डायग्राम ड्रॉ किया था, वो था कि राइस का प्रोडक्शन कितना ज्यादा बढ़ गया। जैसे आप ग्रीन अच्छा रिवोल्यूशन के समय आप देखेंगे सर तो कहीं ना कहीं 24 मिलियन टन राइस होता था। हाँ अब हाँ। वो बढ़ के हो गया है सर अबाउट 116 मिलियन टन। अच्छा अच्छा। तो ये छोटा सा डायग्राम बनाना है सर, एक छोटा सा गोला बनाना है, एक बड़ा सा गोला बनाना है। एक में 1970s डाल दीजिए, एक में अप्रोक्स 2020 डाल दीजिए और बस शो कर दीजिए कि ये इतना बड़ा वो हो गया। राइस छोटा था पहले, अब वो बड़ा हो गया है। जी ठीक उसी तरह सर उसका भी है, वीट का भी है। आई थिंक वीट का 24 से 96 हो गया था और राइस का आई थिंक सर 30 से कुछ 116 हो गया था। एक वो हो जी गया। फिर इसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो जी मैंने सर पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से नहीं लिखा था मैंने, मतलब इस कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ा, या जो छोटे किसान थे वो इससे बेनिफिट नहीं हुआ, तो कहीं ना डिस्पैरिटी बढ़ी रूरल एरियाज में। फिर उसी तरह इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ा, इससे इंडस्ट्रीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इससे सर ग्रीन रिवोल्यूशन आने से कहीं ना कहीं जो अपना फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है जो बूम किया, आई थिंक नाउ वी आर द थर्ड लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। मशीनरीज जो एग्रीकल्चर में होती है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। जी डिस्पैरिटी बता ही दिया। जी जी और सर फिर इन्वायरमेंट पे सर एक मैप बना दीजिए कि जी सैलिनाइजेशन बढ़ जी गया, कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर के जी कारण यूट्रिफिकेशन बढ़ गया। तो सर इस जी, तरह 3 ही बिल्कुल। पेज रहते हैं सर, ज्यादा नहीं लिख पाएंगे और कितना आप पॉइंट आप डाल दिया कि एक पैडी ये किसी क्रॉप को लीजिए तो उसी में बहुत सारा पॉइंट है कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, हाँ सर, इस इन तरह 3 पेज में लिखना बहुत इन्वायरमेंट। मुश्किल है। जी जी, तो सोशल लिखने को बहुत कुछ होता है और हमारे पास स्पेस बहुत कम रहता है। हम कुछ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें से आपने इंडस्ट्री का किया होगा, अकाउंट फॉर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। हाँ सर ये किया था मुझे, लेकिन याद नहीं मैंने क्या लिखा था। ओके कोई बात नहीं, बस इसमें ये जानना है कि ये जब ऐसे वर्ड आते हैं ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं कि आप कुछ इसका स्पेसिफिक मीनिंग लेके चलते हैं क्या। अकाउंट फॉर का मतलब अकाउंट का मतलब तो सिंपल हो गया कि वो जितने भी हैं वो लिख देना है। अच्छा अच्छा, लिस्टिंग और अकाउंट का उसका मतलब जहाँ तक डिस्क्रिप्शन। मैं समझता हूँ सर। हाँ, जी जी और ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा उसका क्या है क्यों है ये भी बता सकते हैं।
अच्छा, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग में, मतलब जब हम अकाउंटिंग की काम करते हैं तो उसमें डेबिट और क्रेडिट होता है, तो उसमें प्लस और माइनस, माने अगर है तो क्यों है, क्यों नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं, ये चीज ऐसा बताना होगा। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे आपने शायद ये वाला क्वेश्चन किया था। और बाउंड्रीज में सर मैं कर नहीं पाता, जैसे ही मैं डायग्राम बना ही रहा था उन्होंने कॉपी छीन थी। पहला वाला अच्छा पार्ट मैं थोड़ा सा लिखा था। अच्छा अच्छा, तो मतलब लास्ट क्वेश्चन आपने टैकल ही नहीं कर पाया, और मतलब आपने पूरी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, पूरी चीज जो हाँ ज्योग्राफी सर। ऑप्शनल के थे। तो मतलब आपने एक क्वेश्चन छोड़ने के बावजूद भी इतना हाई मार्क्स स्कोर किया है। सर शुरू में डायग्राम बनाने का कहीं ना कहीं सर टाइम बहुत कंज्यूम कर लेता है, अगर 7-8 डायग्राम बना रहे हैं पर क्वेश्चन में तो टाइम बहुत ही कंज्यूम कर जाता है। तो बस ये लास्ट में हम 2-3 पॉइंट को कंक्लूड कर लेते हैं। कुछ ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि आप पे जो अप्रोच थी वो एक बिल्कुल ही यूनिक थी, आपकी सेल्फ मेड थी। आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट के नोट से इन्फ्लुएंस नहीं थे, और इसीलिए इतने क्वेश्चंस छूटने के बावजूद, क्योंकि 10-10 5-5 नंबर के गैप में तो कितने रैंक आ जाते हैं, तो आपके एक एक क्वेश्चन छूट जाने के बावजूद आपने जब इतना अच्छा स्कोर किया, उसके अच्छे मार्क्स मिलने के पीछे आपकी मौलिकता होगी, आपका खुद का यूनिकनेस है आंसर में। वो जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक किया जिन्होंने, उनको ये पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ होगा गौरव जी? आपको क्या लगा पता क्यों नहीं सर, मार्क्स? वो जो कॉपी चेक किया वो जानते होंगे सर। लेकिन सर मैं कहूंगा कि क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा मुझसे मिस मैनेजमेंट हो गया था, ये अच्छा बाकी लोगों अच्छा के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी क्वेश्चन में सर अगर कोई 20 मार्क्स मिल रहे हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा लिखेंगे तो 22 या 23 मिलेंगे। लेकिन अगर कोई 25 नंबर बिल्कुल चला गया तो वो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। अच्छा अच्छा। अह, पेपर देने के बाद सर मैं बहुत दुखी था, मैंने दोस्तों से बोला भी कि मतलब बहुत ही खराब पेपर चला गया है, क्योंकि 60 अच्छा इसके पहले भी बीपीएससी में हुआ था तो सर उसमें मैंने पेपर पूरा कंप्लीट कर गया था उस समय। तो ये कहीं ना कहीं इस बार क्वालिटी मेंटेन करने में सर क्वेश्चन मतलब पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया मैं। ओके। लास्ट बस एक क्वेश्चन ये आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, एक तो ज्योग्राफी ऑप्शनल की एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें हर सब्जेक्ट का कुछ माइलेज मिल जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत सारे सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन है, तो आपको जीएस में तो यस। एडवांटेज मिल रहा होता है। इसका कुछ चैलेंजेस भी है क्या, जिसको कि मैनेज, और या कोई आपका कोई स्ट्रेटजी है क्या, जिसके लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा है, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसकी क्या चुनौती है ज्योग्राफी ऑप्शनल की, और कैसे हैंडल किया जा सकता सर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो तो सिलेबस बहुत बड़ा है सर, इसका बहुत ही वास्ट सिलेबस है पहला। बीपीएससी के लिए छोटा है, वहां पे बहुत सारे सेक्शन नहीं रहते जो यूपीएससी में रहते हैं, तो वहां के है? लिए तो जी छोटा है। दूसरी चीज, यहाँ बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी लेते हैं, मतलब अगर मुझे मतलब एटलीस्ट 20% अगर मेंस 100 लोग लिख रहे हैं तो 20 बच्चे ज्योग्राफी के रहते हैं। जी जी। तो जनरल मार्किंग का डर बहुत रहता है सर। जैसे मेरा भी यूपीएससी में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, सिर्फ 228-30 के आसपास है। तो एक चीज तो ये है सर। और अगर यूपीएससी के लिए लिख रहे हैं सर तो वहां पर आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्योंकि मैं इस जी बार यूपीएससी के जो पेपर लिख के आया था तो मैं बहुत ही खुश था कि मेरा बहुत ही अच्छा ज्योग्राफी हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं सर मार्क्स मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुआ मार्क्स लिखने के बाद। और स्टेट पीसीएस के लिए सर मुझे लगता है सिलेबस छोटा है, आप कर सकते हो ज्योग्राफी, उसमें ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है सर। और ज्योग्राफी बाकी सब्जेक्ट से अगर कंपेयर करें सर तो इसका परफॉर्मेंस भी हमेशा मतलब यूनिफॉर्म रहता है। हमेशा आपको टॉप 10 में कुछ ना कुछ बच्चे जरूर मिल जाएंगे। तो आपके साथ तो ये सेशन काफी फ्रूटफुल रहा, और ये जो वीडियो देखेंगे हम लोगों का मानना है, उनको तो बहुत ही नया क्लू मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत सारे छोटे छोटे हिंट आपने बहुत दिए, जैसे कि किताबों को रेफर करना है, डायग्राम अपने बनाने हैं, वो जो कोटेशन वाला था, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में मेरे लिए भी, हालांकि मैं भी इस सब्जेक्ट से एसोसिएटेड हूँ, पर मेरे लिए भी एक यूनिक था कि आप वो कोटेशन को भी लेकर के आके लिख रहे थे, उनके स्टेटमेंट को। और आपने इंडिया के मैप की जगह रीजनल मैप्स को ज्यादा हाईलाइट किया, तो ये सब चीज लेकर के आपके आंसर को, आपने अपने आंसर को बहुत ही यूनिक बनाया। तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं गौरव जी। पर मैं लास्ट में एक चीज जरूर यहाँ पर एड्रेस करना चाहूंगा कि आप बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, मतलब आपने अपने तरफ से तबीयत खराब होने के बावजूद आपने अपना अरे नहीं सर, मतलब मुझे यू आर द कल मैन ऑफ खराब योर लग रहा वर्ड। था सर। जी जी नहीं सर, मुझे कल ही खराब लग रहा था, किसी को बोल के मतलब फिर समय नहीं जी। दे पाना। लेकिन सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, कल सच में थोड़ा
मैं उस स्थिति में नहीं हुआ, मतलब कोशिश किया, इसलिए मैंने आपको बहुत लेट फोन किया था कि सर मैं आज नहीं कर पाऊंगा। अप्रोक्स 8 बजे के आसपास मैंने शायद बताया था आप लोगों को। तो सर कल के लिए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं यहाँ पे एक छोटी सी केस स्टडी आपको बताता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी होने का क्या खासियत होता है। रोजर फेडरर जो हैं, टेनिस के इतने पॉपुलर स्टार हैं, वो पहले शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बहुत वो नाराज हो जाया करते थे हमेशा। तो उनके कोच ने बताया कि थोड़ा सा आपको डाउन टू अर्थ बनना है, थोड़ा सा सॉफ्ट होना है। तो उसने बोला ऐसा क्यों, मैं तो मैच जीत ही रहा हूँ और अपने एंगर, अपने जो ये एटीट्यूड है उसके चलते जीतता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मैच तो जीतते हो लेकिन लोगों को नहीं जीतते हो। जिस दिन से आप थोड़ा सॉफ्टनेस लाओगे अपने पर्सनैलिटी में, तो आप बहुत दूर तक अपने आप को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, आपको बहुत लोग फॉलो कर पाएंगे। और ये लीडर का एक बहुत बड़ा क्वालिटी होता है। तो फिर से रॉजर फेडरर ने उसको पूरा फॉलो किया और उसने आज बहुत पॉपुलर है, आज सबके वो फेवरेट प्लेयर है। तो वो उन्होंने तो उसको एक्वायर किया, आपके अंदर तो वो ऑलरेडी इनबिल्ड लगता है। और मैं तो बहुत ही आपके इस एटीट्यूड से इम्प्रेस हूँ। तो हमें तो बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन लगा आपसे। थैंक यू सो मच, तो थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। यूपीएससी में हम फिर से एक बार मिले, यही मेरी बहुत बेस्ट विशेष है। थैंक यू वेरी मच थैंक यू, गौरव जी।